वैश्विक पहल द्वारा शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2011 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि 69% छात्रों को स्कूलों में शारीरिक दंड के अधीन किया जाता है। कानून के अनुसार बच्चों पर शारीरिक दंड की कोई परिभाषा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न और भेदभाव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शारीरिक दंड प्रतिकूल शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक परिणामों की ओर जाता है, जिससे आक्रामक और विनाशकारी व्यवहार में वृद्धि, कक्षा में विघटनकारी व्यवहार में वृद्धि, बर्बरता, खराब स्कूल उपलब्धि, खराब ध्यान अवधि, स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि, स्कूल से बचाव और स्कूल भय, कम आत्मसम्मान शामिल है। चिंता, दैहिक शिकायतें, अवसाद, आत्महत्या और शिक्षकों के प्रति प्रतिरोध, जो बच्चों को जीवन भर के लिए भावनात्मक रूप से डराते हैं। मार्च 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय को शारीरिक दंड पर किसी भी व्यापक कानून की कमी के कारण शारीरिक दंड के कारण बाल मृत्यु के एक आपराधिक शिक्षक को मुक्त करना पड़ा। तो इस शर्मनाक घटना पर मद्रास उच्च न्यायालय ने शारीरिक दंड पर कोई कानून न होने के लिए सरकार को फटकार लगाई। यह हमारे लिए शर्मनाक है कि शिक्षा के मंदिरों में इस तरह की अमानवीय, बर्बर, क्रूर, असभ्य, अलोकतांत्रिक, सामंती और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। एक छात्र को मनमाने ढंग से नियंत्रण और निरंकुश नियंत्रण के अधीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक छोटा मासूम बच्चा है और एक आसान लक्ष्य है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 के तहत शारीरिक दंड के मामलों का निपटारा किया जाता है, जो वयस्क और बच्चों के बीच अंतर नहीं करता है और बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। हमें शारीरिक दंड पर एक व्यापक, बाल संवेदनशील कानून की ज़रूरत है। हम गांधी जयंती, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य अहिंसा, प्रेम, करुणा, मानवता के विचार को फैलाना है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा अगर हम अपने शिक्षण संस्थानों में इसका उल्लंघन करते हैं। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस को मनाने का सार क्या है? 14 नवंबर को बाल दिवस अगर हम शैक्षणिक संस्थानों में उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हमारी एक संस्कृति है जहाँ अहिंसा परमो धर्म, माँ हिंसतः सर्वे भूतानि एक वैदिक नारा है, जो हमें कभी भी किसी पर भी हिंसा नहीं करने का उपदेश देता है। हमारी संस्कृति में बच्चों को भगवान माना जाता है। भारत ने 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार के कन्वेंशन की पुष्टि की है, जिसने शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है। इसलिए हमारे देश के लिए शर्मनाक है कि यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टों में शारीरिक दंड के उदाहरण बताए गए हैं। इसलिए हमें इसे तुरंत रोकना चाहिए। भारत में जानवरों के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं, तो यह शर्मनाक है कि हमारे पास बच्चों के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून नहीं है। इसमें कानूनी मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून। संयुक्त राज्य बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 28(2) में राज्य के दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करने की आवश्यकता है कि स्कूली अनुशासन बच्चों की मानवीय गरिमा के अनुरूप और वर्तमान सम्मेलन के अनुरूप हो। इसी तरह कन्वेंशन के अनुच्छेद 29(1)(b) पर जोर दिया गया है कि राज्य पक्ष इस बात पर सहमत है कि बच्चों को शिक्षा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए, सम्मान के विकास के लिए और चार्टर में निहित सिद्धांतों के लिए निर्देशित की जाएगी।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 37A के लिए राज्यों की पार्टियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी बच्चे को यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। यह कन्वेंशन के अनुच्छेद 19(1) द्वारा पूरक है, जिसके लिए राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार, अपेक्षा या लापरवाही से बचाने के लिए सभी उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपचार करें। इलाज, दुर्व्यवहार या शोषण, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है, जबकि माता पिता, कानूनी अभिभावक या बच्चों की देखभाल करने वाले अन्य व्यक्ति की देखभाल में। अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि इस तरह के सुरक्षात्मक उपायों में जैसे उपयुक्त हो स्थापना के लिए प्रभावी प्रक्रिया को शामिल करना चाहिए। बच्चों के लिए और देखभाल करने वालों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों के साथ बच्चों की साथ ही रोकथाम के अन्य रूपों के लिए और पहचान, रिपोर्टिंग, रेफरल के लिए बच्चों देखभाल के मामलों की जांच, उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही जो पहले वर्णित है और जैसा उचित हो न्यायिक भागीदारी के लिए। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल है। शारीरिक दंड एक बच्चे की स्वतंत्रता और गरिमा के खिलाफ दुर्व्यवहार और अपमान के बराबर है। यह बच्चे के शिक्षा के अधिकार में भी हस्तक्षेप करता है, क्योंकि शारीरिक दंड के डर से बच्चों के स्कूल से बचने या पूरी तरह से छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शारीरिक दंड गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 21A में प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। इस मौलिक अधिकार को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधिनियम के द्वारा साकार किया गया है। शिक्षा का अधिकार 2009। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ की धारा 17(a) के तहत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। धारा 17(2) के तहत यह प्रावधान है, बालक को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का प्रतिषेध। किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। जो कोई उपधारा 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ऐसे व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य रखती है कि यह सुनिश्चित करें कि कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और किसी भी समय प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से रोका नहीं जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अन्य कानूनों के आवेदन को रोकता नहीं है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराधों की बुकिंग, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 एक महत्वपूर्ण कानून है जो ऐसे कृत्यों को अपराधी बनाता है जिससे बच्चों को मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो सकती है। जेजे अधिनियम यही किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 23 इस प्रकार है, जो कोई भी एक किशोर या बच्चों का वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखता है, उस पर हमला करता है, छोड़ देता है, उजागर करता है या जानबूझकर किशोर की उपेक्षा करता है, उस पर हमला करने का कारण बनता है या खरीदता है, ऐसे किशोर या बच्चों को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा देने की संभावना वाले तरीकों से परित्यक्त
उजागर या अपेक्षित कारावास से दंडनीय होगा, एक अवधि के लिए जो 6 महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माना या दोनों के साथ। धारा 23 किसी भी व्यक्ति के कार्यों को कवर करती है जिसे के पास बच्चों पर वास्तविक आरोप या नियंत्रण है, जबकि धारा 23 को जेजे अधिनियम द्वारा विनियमित चाइल्ड केयर संस्थानों में कर्मियों के लिए सबसे अधिक बार लागू होने की संभावना है। यह तर्कसंगत रूप से एक बच्चे पर अधिकार की स्थिति में किसी के द्वारा क्रूरता पर लागू होता है, जिसमें माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और नियोक्ता शामिल होंगे। 2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्थक शिक्षा बनाम दिल्ली शिक्षा विभाग के एक मामले में माता पिता फोरम में चाइल्ड दंड को समाप्त कर दिया। किशोर न्याय अधिनियम 2000 ने भी शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया। 2009 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए दिशा रूप से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन शारीरिक दंड पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग एनसीईआरटी, चाइल्ड हेल्पलाइन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक भी जागरूकता वीडियो नहीं है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने भी शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया। शारीरिक दंड को समाप्त करने वाला एक विधेयक 2011 में राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। शिक्षा की वास्तविक रिपोर्ट में बाल शोषण शारीरिक दंड पर कोई संकेतक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक स्वयं को कानून, दिशा निर्देश, न्यायालय के निर्णय और देश के संविधान से ऊपर समझते हैं और हिंसा और आपराधिक कृत्यों को उचित ठहराते हैं। यह स्कूल को एक जेल, शिक्षकों को जेलर, छात्रों को अपराधी और शिक्षकों को गुलाम बना देता है। माफ़ कीजिएगा, छात्रों को अपराधी और शिक्षकों का गुलाम बना देता है। हमें स्वामी सेवक की औपनिवेशिक विरासत को छोड़कर संविधान की भावना का पालन करना चाहिए। एक छात्र एक शिक्षक का गुलाम नहीं है, जहाँ शिक्षक को यह अधिकार है कि वह छात्र के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। 2007 की यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय पब्लिक स्कूलों में अधिकांश शिक्षक उच्च जाति के हैं और निचली जाति धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करते हैं। यह प्रथा बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में है, जहां हाशिए पर रहने वाले गरीब पृष्ठभूमि के छात्र अध्ययन करते हैं। तो गरीब छात्रों को सिर्फ आर्थिक कारणों से आवाज़ उठाने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? माफ़ कीजिएगा, गरीब छात्रों को सिर्फ आर्थिक कारणों से शारीरिक दंड को भोगने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? क्योंकि वे निजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ट्यूशन, व्यक्तिगत ट्यूटर का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। भाषा का भेदभाव इसलिए भी है क्योंकि पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र क्षेत्रीय भाषाओं से, जैसे हिंदी या फिर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से आते हैं और उन्हें अंग्रेजी पर उनकी पकड़ नहीं होती है। इसलिए उन्हें अंग्रेजी में कमज़ोर होने के कारण शारीरिक दंड का सामना करना पड़ता है। वे इसे कम अंक प्राप्त करने या अनुशासन से नहीं रहने के लिए बच्चों को गाली देने का अपना अधिकार मानते हैं और बच्चों पर शारीरिक दंड का उपयोग करते हैं। यदि कोई बच्चा बचपन से ही सीखता है कि हिंसा करना वैध है, तो हम किस प्रकार के हिंसक समाज को देखते हैं जहाँ दुर्व्यवहार, हिंसा को वैध माना जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चों को संवैधानिक मूल्य, राज्य के कानून के प्रति सम्मान, बाल अधिकारों पर संयुक्त राज्य कन्वेंशन सिखाना चाहिए। लेकिन अगर शिक्षा प्रणाली ऐसी है जहाँ शिक्षक अपराध, हिंसा कर रहे हैं, तो यह हमारे समाज के लिए खतरनाक स्थिति है। यह शारीरिक दंड के खतरे से मार्ग और तथ्य आधारित शिक्षा को लागू करने का एक तरीका है। शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि केवल औपचारिक शिक्षा ही जीवन में सफल होने का एकमात्र तरीका नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहां औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। हमें बच्चों के हितों का सम्मान करना चाहिए। हमें उन्हें अनुमति देनी चाहिए कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं। वे अपने कैरियर,
जीवन में क्या करना चाहते हैं। हमें छात्रों पर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं थोपना चाहिए। एक व्यक्ति केवल उन्हीं चीज़ों में सफल हो सकता है जिसमें उसकी रुचि है, इसलिए हम उन्हें वह अध्ययन करने दें जिसमें उनकी रुचि है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र किसी विषय का अध्ययन करने में रुचि नहीं रखता है और उसे किसी अन्य विषय में रुचि है, तो उसे क्यों पीटा जाता है जिस विषय में उसकी रुचि नहीं है। उदाहरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र ऑनर्स करने के लिए एक छात्र को गणित उत्तीर्ण करना होना आवश्यक है, लेकिन अगर वह गणित की परीक्षा पास करने में सक्षम है और उसे गणित में उत्कृष्टता के लिए तो उसे गणित में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए क्यों शारीरिक दंड का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है जिसमें वह रुचि रखता है, इसलिए किसी भी शिक्षक को किसी पर भी कुछ भी नहीं थोपना चाहिए। छात्रों पर शारीरिक दंड का उपयोग करने से उनके मानसिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उनके विकास में बाधा डालता है या उनसे सीखने और बचपन का आनंद छीन लेता है। इससे बच्चों की इज्जत का हनन होता है, लेकिन वह ये समझने में असफल रहते हैं कि अनुशासन सीखा जाता है। पाठ्य पुस्तकें जानकारी देती हैं। अनुशासन एक दृष्टिकोण, चरित्र, जिम्मेदारी या प्रतिबद्धता है। अनुशासन मूल रूप से आंतरिक है, जबकि इसे थोपने का प्रयास एक बाहरी प्रक्रिया होगी। शिक्षा और अनुशासन की प्रक्रिया को आंतरिक बनाना होगा। अनुशासन और शिक्षा अक्षर और भावना में एक साथ चलते हैं। बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए सकारात्मक अनुशासन, लोकतांत्रिक अहिंसक तरीकों को ध्यान से प्रेम को अपनाना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए यदि हम किसी भी तरह की हिंसा से मुक्त देश चाहते हैं तो इसकी शुरुआत स्कूल से करनी होगी। यह बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्म का पालन करने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जहाँ किसी भी तरह की हिंसा सख्त वर्जित है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हस्ताक्षरित होने के नाते भारत के अधीन है कि वह विधि में ऐसे परिवर्तन करे जिससे कि शारीरिक दंड को समाप्त किया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक दंड का कोई संदर्भ नहीं है, इसलिए बाल अधिकारों की रक्षा के लिए शारीरिक दंड को नए पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में जागरूकता अध्याय को शामिल किया जाना चाहिए। नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, गैर सरकारी संगठन जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, NCERT, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को आगे आना चाहिए और इस पर सामग्री, सेमिनार, कार्यशाला, शैक्षणिक वीडियो बनाना चाहिए। परिणाम शारीरिक दंड के प्रभाव और इससे अपने सोशल मीडिया पेज जैसे यूट्यूब, फेसबुक पेज पर अपलोड करना चाहिए। पिछले साल से हमारी शिक्षा व्यवस्था लगभग ऑनलाइन हो गई है, इसलिए हमें शारीरिक दंड से संबंधित जागरूकता वीडियो हमें क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाना चाहिए, जो एक बड़ा प्रभाव लाएगा। शारीरिक दंड को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, जैसे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd जैसे पाठ्यक्रमों में। विभिन्न प्रतियोगिता शिक्षण परीक्षाओं और शैक्षणिक भर्ती परीक्षाओं जैसे नेट, सेट, CTET, STET में इस मुद्दे से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इस विषय पर छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो शारीरिक दंड से संबंधित हो, जो एक बड़ा प्रभाव और जागरूकता पैदा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक समस्याओं, अध्ययन संबंधी मुद्दे, किशोर मुद्दे जैसे यौन आकर्षण, हार्मोनल परिवर्तन और अनुशासन संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए हर स्कूल में एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता प्रदान करने के लिए शिक्षा के अधिनियम में एक संशोधन लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपनी शिक्षा पे चर्चा
में शारीरिक दंड पर बात करनी चाहिए और छात्रों को शारीरिक दंड पर परीक्षा में चर्चा पर प्रश्न पूछने चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन को लगातार स्कूलों का दौरा करना चाहिए और सेमिनार, जागरूकता शिविर आयोजित करने चाहिए और बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उन्हें शारीरिक ढंग से सुरक्षा प्रदान करनी। हालांकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आसान कार्य नहीं होगा। जहां यह मुद्दा है और जहां बड़ी संख्या में बच्चे रहते हैं, वहां बच्चों को सजा देना सभी स्थितियों में सामान्य और स्वीकार्य माना जाता है, चाहे परिवार में हो या संस्थानों में। अक्सर यह आवश्यक माना जाता है कि बच्चे बड़े होकर सक्षम और जिम्मेदार व्यक्ति बने। इसकी प्रभावशीलता की स्पष्ट कमी और संभावित हानिकारक दुष्प्रभावों की परवाह किए बिना शिक्षकों और माता पिता द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी बहुत ही अप्रभाविता एक वृद्धि सर्पिल में परिणत होती है और तब अधिकारियों द्वारा युक्तिकरण की संस्कृति और बच्चों द्वारा शारीरिक दंड का औचित्य इतना व्यापक है कि एक बच्चा यह नहीं सोच सकता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। सजा दुख देने पर भी बच्चों को घटना की सूचना देने की अहमियत महसूस नहीं होती है। इसलिए विश्वासों और प्रथाओं की परतें हैं जो प्यार, देखभाल और सुरक्षा की आड़ में शारीरिक दंड को ढकती हैं, जबकि यह वास्तव में शिक्षकों द्वारा उनकी शक्ति का दुरुपयोग है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। यह इस विश्वास का अनुसरण करता है कि जिनकी देखभाल में बच्चों को स्कूल या अन्य संस्थानों में सौंपा जाता है और यह माना जाता है कि शिक्षक हमेशा बच्चों के हितों में कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी शिक्षक यह नहीं चाहेगा कि उससे बच्चों को शारीरिक दंड देने की शक्ति छीन ली जाए। इसलिए शिक्षकों द्वारा इसका व्यापक रूप से प्रतिरोध होगा, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई छात्र